नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 सफलतापूर्वक लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा यानी हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गई है। मालदीव की सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित फार्मा विनिर्माण नियम अधिसूचित किए हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने यूरिया गोल्ड को बाजार में लाने की मंजूरी दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने भारत को मानक निर्धारण में अग्रणी बनाने पर बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने द रोल ऑफ ई फ्यूल इन डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। आइए अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आज की पहली मुख्य खबर है कि भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 सफलतापूर्वक लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा अर्थात हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गई है। इसरो L1 पर अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाली तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है। इसरो से पूर्व नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी वहां अपना अंतरिक्ष यान स्थापित किया है। इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने जटिल प्रयास के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। आदित्य L1 को अन्य उपग्रहों के विपरीत एक रिक्त स्थान यानी पदार्थ रहित स्थान पर स्थापित किया गया है। वहीं अन्य उपग्रहों को पृथ्वी, चंद्रमा जैसे भौतिक पिंडों की कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि आदित्य L1 को जिस लैग्रेंजियन पॉइंट पर स्थापित किया गया है वह क्या है। लैग्रेंज पॉइंट्स पर 2 विशाल द्रव्यमान वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और किसी छोटे पिंड को उनके साथ साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर स्थापित उपग्रह अपनी नियत रेखा पर बने रहते हैं। इससे सूर्य का निरंतर व बिना किसी अवरोध के अवलोकन संभव हो पाता है। 5 लैग्रेंज बिंदुओं में से 3 L1, L2 व L3 अस्थिर हैं और 2 L4 एवं L5 स्थिर हैं। आदित्य L1 को जिस प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया गया है वह पृथ्वी और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा के लगभग लंबवत होती है। इसके विपरीत खगोलीय पिंडों के चारों ओर निकटवर्ती कक्षाएं या तो गोलाकार या अंडाकार होती हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित वेधशाला श्रेणी का पहला भारतीय सौर मिशन है। इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C57 से 2 सितंबर 2023 को इसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। यह 5 वर्षों तक सूर्य का पर्यवेक्षण करेगा। इसमें कुल 7 पेलोड हैं। चलिए अब समझते हैं कि आदित्य L1 मिशन के उद्देश्य क्या हैं। यह मिशन कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड एक्सेलरेशन को समझेगा। इसी के साथ यह कोरोनल मास इजेक्शन एवं सौर ज्वालाओं की उत्पत्ति की परिघटनाओं और सूर्य के निकट के अंतरिक्ष मौसम को समझने का प्रयास करेगा। और अंत में यह सौर पवन के वितरण और अलग अलग दिशाओं में तापमान संबंधी विविधता अर्थात टेम्परेचर एनिसोट्रॉपी को भी समझेगा। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की। मालदीव की सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी प्रकार मालदीव ने भी इंडिया फर्स्ट नीति की घोषणा की है। हालांकि हालिया दिनों में दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद देखे गए हैं। आइए अब समझते हैं कि भारत मालदीव संबंधों में हालिया मतभेद क्या है। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर तुर्की गए थे। इसके विपरीत पहले के राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में भारत आते थे। इसी प्रकार मालदीव के नए राष्ट्रपति ने इंडिया आउट अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत मालदीव ने भारत से अपने सैन्य बलों को मालदीव से हटाने का औपचारिक रूप से अनुरोध किया है। मालदीव ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी हिस्सा नहीं लिया। इस कॉन्क्लेव में भारत, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देश भी शामिल हुए थे। मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते का नवीनीकरण नहीं करने की घोषणा की है। इस समझौते की मौजूदा कार्यावधि जून 2024 में समाप्त होने वाली है। अगर हम भारत और मालदीव संबंधों को देखें तो दोनों देशों के बीच अच्छे द्विपक्षीय व्यापार संबंध रहे हैं। 2021 में भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश था। रक्षा और सुरक्षा सहयोग के लिए दोनों देशों ने रक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना को अपनाया है। साथ ही दोनों देशों के बीच एक्सरसाइज एक्वेरिन नाम से संयुक्त रक्षा अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा भारत उथुरु थिलाफालू एटॉल में एक नया तटरक्षक बेस बना रहा है। अगर इतिहास की बात की जाए तो भारत ने 1988 में
मालदीव में सैन्य तख्तापलट को विफल करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। इसी प्रकार 2014 में मालदीव को जल संकट से बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया था। साथ ही भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का वित्त पोषण भी कर रहा है, जो कि मालदीव की महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी परियोजना है। पर्यटन के दृष्टिकोण से 2023 में ओपन स्काई समझौते के अनुसार भारत मालदीव के लिए प्रमुख पर्यटक स्रोत बाजार बन गया है। रुख करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर का। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित फार्मा विनिर्माण नियम अधिसूचित किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ उद्देश्यों से संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं: फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियों को अपनाना और फार्मास्यूटिकल के उत्पादन से जुड़े परिसर, संयंत्र और उपकरणों में गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना। संशोधित नियमों को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूची M के तहत अधिसूचित किया गया है। अब इन्हें औषधि नियम 2023 कहा जाएगा। अनुसूची M फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए GMP निर्धारित करती है। साथ ही इनमें प्रतिष्ठानों और उनके रखरखाव, कर्मियों, विनिर्माण, नियंत्रण व सुरक्षा परीक्षण, सामग्री के भंडारण और परिवहन, लिखित प्रक्रियाओं और रिकॉर्ड, ट्रेसेबिलिटी आदि से जुड़े मानदंड आवश्यकताएं शामिल हैं। संशोधित नियमों से जुड़े मुख्य तथ्यों पर भी एक नजर डालते हैं। इसके तहत औषधि की नई श्रेणियां शामिल की गई हैं। इनमें सेक्स हार्मोन, स्टेरॉइड, साइटोटॉक्सिक पदार्थ जैसे खतरनाक पदार्थों के उपयोग वाले फार्मास्यूटिकल उत्पाद, जैविक उत्पाद, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और मनुष्यों के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स हेतु इन्वेस्टिगेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे उत्पाद शामिल है। इसके कार्यान्वयन की बात करें तो ये नियम बड़े विनिर्माताओं को 6 महीनों में और MSMEs को 12 महीनों के भीतर लागू करने होंगे। इसी के साथ बाजार से दवा वापस मांगने के बारे में लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित करने का प्रावधान भी किया गया है। वर्तमान में प्राधिकारी को सूचित करने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इन नियमों से जुड़े कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं, जैसे कि एक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता प्रणाली, गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन, सभी दवा उत्पादों के लिए एक कंप्यूटरीकृत भंडारण प्रणाली का प्रावधान किया गया है। खबर के आखिर में बात करते हैं उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियों यानी GMPs के बारे में। GMPs ये सुनिश्चित करती हैं कि उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार लगातार उत्पादित और नियंत्रित किए जाते रहें। WHO ने भी GMPs के लिए विस्तृत दिशा निर्देश बनाए हैं। भारत में GMPs अवधारणा को पहली बार 1988 में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूची M में शामिल किया गया था। फिर बाद में साल 2018 में उन्हें WHO मानकों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया था। आइए अब चलते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की ओर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने यूरिया गोल्ड को बाजार में लाने की मंजूरी दी है। गौरतलब है कि सरकार ने पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। यूरिया गोल्ड का लॉन्च किया जाना एक ऐसी ही पहल है। यूरिया गोल्ड सल्फर लेपित यूरिया उर्वरक है। यह जैविक उर्वरक नहीं है। इससे मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति धीरे धीरे होती है। इससे खेतों में नाइट्रोजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती है। इसे सामान्यतः पहले से गर्म किए गए यूरिया के दानों को पिघले हुए सल्फर के साथ कोटिंग करके तैयार किया जाता है। सल्फर कोटिंग खेतों में नाइट्रोजन की अधिक दक्षता से आपूर्ति सुनिश्चित करती है। इसमें अधिक समय तक पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। इससे पौधों को लंबे समय तक हरा भरा रखने में मदद मिलती है। इससे उर्वरकों की दक्षता में वृद्धि होगी और बार बार उर्वरकों का छिड़काव नहीं करना होगा। इससे मृदा को उपजाऊ बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के एक अध्ययन के अनुसार सल्फर लेपित यूरिया के उपयोग से यूरिया की खपत में 25% की कमी आएगी। आइए अब समझते हैं कि ये पर्यावरण अनुकूल उर्वरक होते क्या हैं। दरअसल पर्यावरण अनुकूल उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जो मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति को धीमा करके या नियंत्रित करके पोषक तत्वों के नुकसान और रिसाव को कम करते हैं। इससे उर्वरकों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इन उर्वरकों में बायोकंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उर्वरक भी शामिल होते हैं।
अगर हम पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों के लाभों की बात करें तो इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। इनके उपयोग से जैविक पदार्थों में वृद्धि होती है और मृदा के पीएच मान को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। साथ ही ये उर्वरक जल को रोक कर रखते हैं एवं मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। भारत में पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहले भी शुरू की गई हैं, जैसे पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ यानी पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की गई है। नैनो यूरिया और नीम लेपित यूरिया के उपयोग को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर किसानों को उपर्युक्त उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गोवर्धन योजना यानी गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना से जैविक खाद तैयार करने में मदद मिलती है। चलिए अब रुक करते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर का। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने भारत को मानक निर्धारण में अग्रणी बनाने पर बल दिया। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने भारत को उत्पादों और सेवाओं के लिए मानक निर्धारण में अग्रणी बनाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने भारत में मानक निर्धारण की दिशा में हुई हालिया प्रगति को भी रेखांकित किया। आभूषणों की हॉलमार्किंग को देश के 343 जिलों में अनिवार्य कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार लोगों द्वारा खरीदे जाने वाले 90% आभूषण हॉलमार्क वाले हैं। 672 उत्पादों के लिए लगभग 156 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO जारी किए गए हैं। सहमति के आधार पर दिशा निर्देश या मानदंड बनाने और स्थापित करने की प्रक्रिया को मानकों का विकास कहा जाता है और अलग अलग उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता और काम में लाए जाने के लिए क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मानकों का विकास किया जाता है। चलिए अब समझते हैं मानकीकरण से जुड़े हुए महत्व को। ये आर्थिक समृद्धि का समर्थन करता है तथा वस्तुओं और सेवाओं को बेहतर करने की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। ये तकनीकी विकास को बढ़ावा देता है और नवाचार का समर्थन करता है और साथ ही स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित चिंताओं का समाधान भी करता है। भारत में मानक विकास प्रक्रिया काफी हद तक सरकार के हाथ में है। BIS राष्ट्रीय मानक निर्धारण करने वाले संगठन के रूप में कार्य करता है। BIS को संसद के 1986 के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसने 1 अप्रैल 1987 से कार्य करना शुरू किया था। बाद में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के द्वारा इसे राष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। ये अलग अलग हितधारकों के समन्वय से मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाणन का विकास करता है। ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस मंत्रालय का मंत्री BIS का अध्यक्ष होता है। अब मानकों के विकास के लिए शुरू की गई कुछ अन्य पहलों के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय मानक कार्य योजना SNAP आरंभ की गई है। मानकीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना की गई है। इसकी मानक विकास संगठनों यानी SDOs के एक्रीडिटेशन के लिए योजना चलाई जा रही है। BIS की एक राष्ट्र एक मानक योजना लागू की गई है। खबर के आखिर में अब रुख करते हैं BIS के प्रमाणीकरण के कुछ उदाहरणों का। पहला है ISI। ये मानक भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ उत्पादों के लिए ये अनिवार्य है, जबकि अन्य उत्पादों के लिए स्वैच्छिक है। दूसरा उदाहरण है BIS हॉलमार्क। ये सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के आभूषणों की बिक्री के लिए हॉलमार्किंग प्रणाली है। ये धातु की शुद्धता प्रमाणित करता है। और तीसरा है ECO मार्क। इसके तहत पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने द रोल ऑफ ई-फ्यूल्स इन डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट आवश्यक लागत कटौती तथा संसाधनों और अवसंरचनाओं में निवेश के मामलों में नई ई-फ्यूल्स तकनीकों का विश्लेषण करती है। इनका उद्देश्य 2030 तक विमानन और शिपिंग उद्योग में ई-फ्यूल्स की हिस्सेदारी बढ़ाकर 10% करना है।
ई मीथेन, ई कैरोसिन और ई मिथनॉल ई फ्यूल्स के कुछ उदाहरण हैं। ये सभी गैस या तरल रूप में उपयोग किए जा रहे ईंधन हैं। इनका उत्पादन नवीकरणीय या डिकार्बनाइज्ड विद्युत के उपयोग से किया जाता है। ई फ्यूल्स कम उत्सर्जन वाले ईंधन होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके लिए आवश्यक हाइड्रोजन का उत्पादन कम उत्सर्जन वाले विद्युत स्रोतों से किया जाता है। इसके अलावा इन फ्यूल्स के कार्बन इनपुट्स कुछ इस तरह प्राप्त किए जाते हैं कि इनकी संपूर्ण उपयोग अवधि में ग्रीन हाउस गैस का कम उत्सर्जन होता है। ई फ्यूल्स के संभावित लाभों की बात करें तो ई फ्यूल्स का उपयोग करने से उत्सर्जन में कमी आती है। डिकार्बनाइजेशन के कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स की मांग में कमी आती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बैटरी निर्माण के लिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत महत्वपूर्ण है। अब समझते हैं रिपोर्ट में की गई नीतिगत सिफारिशों के बारे में। ई फ्यूल्स के लिए बाजार में मांग बढ़ाकर परिवहन क्षेत्र से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य की प्राप्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ईंधन सम्मिश्रण वाली योजनाओं में ई फ्यूल्स को एकीकृत करके इनकी मांग बढ़ाने हेतु सहायता दी जानी चाहिए। ई फ्यूल्स से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए। ई फ्यूल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस योजना का पहला लक्ष्य है प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना, वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी करना। वहीं दूसरी पहल के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति दी जाएगी। चलिए आखिर में अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। भारत और सऊदी अरब ने वार्षिक हज यात्रा से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब देश की भौगोलिक अवस्थिति पर गौर करें तो यह मध्य पूर्व में स्थित अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसके सीमावर्ती देश हैं जॉर्डन, कुवैत, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और यमन। और सीमावर्ती जल निकाय हैं फारस की खाड़ी तथा लाल सागर। अब बात करते हैं सऊदी अरब देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। यहाँ 2 मरुस्थल मौजूद है। पहला रुब अल खाली, ये विश्व का सबसे बड़ा सतत रेत मरुस्थल है। ये ग्रेटर अरेबियन डेजर्ट का हिस्सा है। और दूसरे मरुस्थल का नाम है अल नफूद। सऊदी अरब देश की सबसे ऊंची चोटी का नाम जबल सावदा है। ये ऐसा सबसे बड़ा देश है जहां कोई स्थायी नदी नहीं बहती है। चलिए बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। लोक नीति संवाद 2024 के दौरान स्वामित्व योजना ने इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार प्राप्त किया। यह पंचायती राज मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के स्वामियों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। जॉर्जिया के शोधकर्ताओं ने ग्राफीन से बना दुनिया का पहला कार्यात्मक सेमीकंडक्टर बनाया है। पहली बार ग्राफीन ने बैंड गैप के गुण प्रदर्शित किए हैं। बैंड गैप इलेक्ट्रॉनिक का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। यह गुण अर्धचालकों को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने में मदद करता है। ग्राफीन कार्बन परमाणुओं की द्विआयामी एक पतली परत है। इसमें कार्बन परमाणु मधुमक्खी के छत्ते जैसी षटकोणीय जालीनुमा संरचना में बंधे होते हैं। IIT मद्रास और IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने नॉर्थेपोडाइट्स निमोनियाना पादप की कोशिकाओं को मेटाबॉलिक रूप से संशोधित किया है। यह संशोधन कैंसर रोधी दवा कैम्प्टोथेसिन का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया है। कैम्प्टोथेसिन इरिनोटकन और टोपोटेकन जैसी उच्च मूल्य वाली कैंसर रोधी दवा का प्रमुख घटक है। इसरो 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महत्वाकांक्षी प्रोबो 3 मिशन को लॉन्च करेगा। यह प्रोबो 3 मिशन 144 मीटर लंबे सौर कोरोनाग्राफ का निर्माण करेगा। यह एक ऐसा उपकरण होगा जो वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। यह अंतरिक्ष में एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाएगा। इससे कोरोना के नए दृश्य सामने आएंगे। MV वासिली गोलोवनिन जलपोत से वैज्ञानिकों को 43वें भारतीय अंटार्कटिका अभियान पर रवाना किया गया। यह अभियान भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का हिस्सा है।
इस कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिका में 3 रिसर्च बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री 1983 में, मैत्री 1988 में और भारती 2012 में स्थापित किए जा चुके हैं। विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य 2024 रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि दर को संशोधित करके 6.2% कर दिया गया है। पहले 6.7% की समृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था। भारत दुनिया में सबसे तेज समृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने कैंसर के लिए बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की है। इसके माध्यम से अस्पताल प्रारंभिक चरण में कैंसर का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट अनुकूलित एल्गोरिदम तैयार कर रहा है। इस एल्गोरिदम को डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया जाएगा। हाल ही में हरिके और घराना आर्द्रभूमियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आए हैं। हरिके आर्द्रभूमि पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। घराना आर्द्रभूमि जम्मू जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग में अवस्थित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे के पीडीएफ को डाउनलोड करने और आज की प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।